ऐसा नहीं हो सकता। दादाजी आंखें खोले, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उठे ना दादाजी, उठे ना, मुझसे बात करें दादाजी। अब इतनी ठंड में कहाँ जाऊँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। दादाजी आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्या कोई है? कोई है? मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा। कोई है? मेरी मदद करो। ये कहानी है खानपुर नाम के छोटे से गांव की, जहां पर करीम बख्श नाम का एक बूढ़ा आदमी अपने 7 वर्ष के पोते रहीम के साथ रहता था। करीम बख्श अपने बिस्तर पर लेटा था और बुरी तरह खांस रहा था। दादाजी आप अभी तक लेटे हुए हैं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। हाँ बेटा, आज से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पर तू चिंता मत कर। मैं पहले नदी से पानी भर के ले आऊं, फिर तुझे नाश्ता देता हूँ। तुझे तो पता ही है, सर्दियाँ बढ़ गई हैं, जिसके कारण नलके में पानी नहीं आता। सभी लोगों को नदी से पानी भर के लाना पड़ता है। दादाजी आप रुकें, आज नदी से पानी मैं भर के लाता हूँ। अरे नहीं नहीं मेरे बच्चे, तू अभी छोटा है, मैं तेरे से ये काम नहीं करवा सकता। जब तक तेरे दादाजी जीवित हैं, तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इतना कहते ही करीम बख्श कांपते हुए बाल्टी लेकर नदी की ओर चल पड़ता है। उसकी तबीयत आज कुछ ज्यादा ही खराब थी, जिसके कारण उससे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। फिर जब करीम बख्श नदी के किनारे पहुंचा, तो उसका पड़ोसी बाबर भी वहां आ गया। प्रणाम करीम चाचा, आज तो तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ बाबर, मेरी बीमारी अब मेरे पूरे शरीर में फैल गई है, पर इलाज के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, और अब तो घर का राशन भी खत्म होने वाला है। करीम चाचा, गांव में एक नया सेठ आया है, तो ऐसा करो उससे कुछ रकम उधार मांग लो, फिर उस पैसे से तुम अपने लिए दवाइयाँ और राशन खरीद लेना। हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं अभी सेठ के पास जाता हूँ। इतना कहकर करीम बख्श सेठ के घर पहुँच जाता है। अरे करीम बख्श, तुम मेरे घर क्या लेने आ गए? सेठ जी, मुझे दिल की बीमारी है, इलाज के लिए पैसे उधार चाहिए। अब सर्दियाँ भी बढ़ गई हैं, इसलिए मैं ज्यादा मजदूरी भी नहीं कर सकता। कृपया करके आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। भाई तू कहाँ से मेरे पैसे वापस करेगा? मैं ऐसे तुझे अपने पैसे नहीं दे सकता ना। सेठ जी, मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने बाद कुछ भी करके आपका उधार लौटा दूंगा। ठीक है, ये ले 20,000 रुपए, पर ये उधार तू मुझे सूद के साथ वापस करेगा। 1 महीने बाद तुझे 30,000 रुपए मुझे देने होंगे। क्या सेठ जी, ऐसा तो मत करे, मैं इतने सारे पैसे कैसे वापस करूंगा? तुझे उधार लेना है तो ले, वरना अपनी मनुष्य शक्ल लेकर यहाँ से चला जा। पता नहीं कहाँ कहाँ से गरीब लोग चले आते हैं। ठीक है सेठ जी, मैं सूद पर उधार लेने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद करीम बख्श वो पैसे लेकर दुकान पर दवाइयाँ और राशन लेने चला गया। करीम चाचा, ये नोट तो नकली है। आप चल करके क्या मुझसे मुफ्त का सामान लेना चाहते थे क्या? क्या ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? मैं भला नकली नोट क्यों दूंगा? ये असली नोट है, तुम सही से देखो, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। अरे मुझे क्या 2 साल का बच्चा समझे हुआ है चाचा? सालों से ये दुकान चला रहा हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि कौन सा नोट असली है और कौन सा नकली। आपने ये पैसे उठाओ और चले जाओ मेरी दुकान से। लगता है बीमारी ने तुम्हारी बुद्धि ही छीन ली है। इसका मतलब उस सेठ ने मेरे साथ छल किया और मुझे ये नकली नोट दे दिए। अब क्या होगा? अगर मैंने सेठ को जाकर कहा तो वो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? करीम बख्श अभी सोच ही रहा था जब बाबर वहाँ आ जाता है। अरे क्या हुआ करीम चाचा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बात है? अरे उस सेठ ने मुझे उधार दिया, पर मैं जब दुकान वाले के पास राशन खरीदने गया तो उसने कहा कि ये सब नोट नकली है
अब मैं क्या करूँगा? ओहो, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो चाचा? तुम्हें उधार लेने से पहले वो नोट अच्छी तरह देख लेने थे। अब तुम्हारे रोने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें सेठ का उधार तो वापस करना ही होगा। इसलिए धीरज रखो और घर जाओ। फिर करीम बख्श उदास मन के साथ अपने घर की ओर वापस चला जाता है और सारी बात अपने पोते रहीम को बताता है। दादाजी, ये सब क्या हो गया? पहले ही हमारे घर का राशन खत्म होने को है, आप भी इतने बीमार हैं, ऊपर से एक और समस्या आ गई। अब आपको सेठ जी का उधार भी सूद के साथ लौटाना होगा। पर तुम निश्चिंत रहो मेरे बच्चे, मैं कुछ न कुछ करके घर के राशन की व्यवस्था कर लूंगा। अपने पोते को मैं भूखा नहीं रहने दूंगा। ये कहकर करीम बख्श दिन रात अपने छोटे से ठेले पर चाय बेचता है। पर बढ़ती हुई ठंड के कारण सभी गांव वाले अपने घरों से ज्यादा बाहर ना निकलते, जिसकी वजह से उसकी चाय इतनी नहीं बिकती थी। दिन गुजरते गए और करीम बख्श की बीमारी ने उसके शरीर को एकदम खोखला कर दिया था, पर फिर भी वो अपने पोते रहीम के लिए दिन रात मेहनत करता। एक दिन आया, करीम बख्श की कमर में बहुत दर्द था। दादाजी, मेरा इस ठंड के मौसम में सूजी का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मुझे ला दोगे? अभी पास वाले घर में मिंटू के अब्बा भी उसके लिए लेकर आए थे, इसलिए अब मुझे भी खाना है। ठीक है, मैं अभी जाकर अपने पोते के लिए गर्मा गर्म सूजी का हलवा लेकर आता हूँ। करीम बख्श की कमर में बहुत दर्द था, पर फिर भी वो रहीम की खुशी के लिए सूजी का हलवा खरीदने चला जाता है। पर रास्ते में ही अचानक से एक तेज गाड़ी उसको टक्कर मारकर चली गई, जिसके कारण वो सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। जब बाबर ने करीम बख्श को बेहोश देखा तो दौड़ता हुआ वहाँ आया। अरे करीम चाचा, उठो। बाप रे बाप, इनके तो पूरे शरीर से खून बह चुका है। लगता है किसी गाड़ी से टक्कर होने से इनकी मृत्यु हो गई है। अरे गांव वालों सुनो, लगता है गाड़ी से टक्कर होने के कारण करीम चाचा की मृत्यु हो गई है। अरे हाँ भाई, इनकी तो वाकई मृत्यु हो चुकी है। चलो अब करीम बख्श चाचा की लाश उनके घर वालों के पास ले चलते हैं। अरे भाई, करीम चाचा का इस दुनिया में अपने पोते रहीम के अलावा कोई और नहीं है। अच्छा, तो फिर इनका अंतिम संस्कार भी हमें ही करना होगा। चलो इनकी लाश उनके घर लेकर चलते हैं, उनका पोता उनका इंतजार कर रहा होगा। इतना कहकर वो लोग रहीम के पास जाते हैं, जहां वो अपने दादाजी के आने का इंतजार कर रहा था। अरे बाबर चाचा, आप इस समय यहाँ क्यों आए हैं? दादाजी तो मेरे लिए सूजी का हलवा लेने गए हैं, बस अभी आते ही होंगे। और ये आप लोगों ने जमीन पर किसको रखा है? इस सफेद चादर के नीचे कौन सो रहा है? रहीम बेटा, मेरी बात शांति से सुनो। तुम्हारे दादाजी को रास्ते में किसी गाड़ी ने जोर से टक्कर मार दी थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। ये तुम्हारे दादाजी की ही लाश है बेटा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दादाजी आंखें खोले, आप मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उठे ना दादाजी, उठे ना, मुझसे बात करें दादाजी। बस बेटा बस, अब तुम्हें सब्र करना होगा। अब तुम्हारे दादाजी कभी नहीं उठेंगे बेटा, सब्र करो। और फिर थोड़ी देर के बाद करीम बख्श को दफना दिया जाता है। रात होते ही सेठ अपने बंदों के साथ करीम बख्श के घर पहुंचता है। आज से करीम बख्श का घर और ठेला मेरा हो गया। सेठ जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरी बात सुन बच्चे, अब ये घर मेरा है, तो अब चुपचाप यहाँ से निकल जा। चल चल चल, यहाँ से निकल जा। पर सेठ जी, ये घर तो मेरे दादाजी का है ना, तो ये आपका कैसे हो सकता है? ए छोकरे, तू मुझे ना सिखा कि ये घर किसका है और किसका नहीं। तेरे दादाजी ने मुझसे बहुत सारा पैसा उधार लिया था और मरने के बाद तो उधार वापस करने से रहा, इसीलिए आज से उसका सब कुछ मेरा है। अब देख क्या रहा है, चल निकल यहाँ से। अरे निकल। सेठ जी, मेरे दादाजी ने आपसे उधार लिया था,
पर आपने उनके साथ छल करके नकली नोट पकड़ा दिए थे, तो इसका मतलब आपने उनको कोई पैसे उधार नहीं दिए। अब आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते। वैसे भी मैं इतनी ठंड में इस घर के अलावा कहाँ जाऊँगा? मुझे बहुत सर्दी लग रही है। बकवास बंद कर अपनी। मैंने कोई छल नहीं किया। तेरी इतनी जुर्रत कि मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाए। और मैंने कोई अनाथ आश्रम थोड़ी खोल रखा है जो अपने घर में तुझे रहने दूं। चल निकल मेरे घर से, वरना मार मार के तेरा भरता बना दूंगा, समझा? और फिर सेठ रहीम को घर से धक्के देकर निकाल देता है। रहीम रोते हुए गांव के लोगों से मदद मांगता है। अरे कौन है? रात के समय इतनी ठंड में भी सुकून नहीं है। आ रहा हूँ। हाँ बोलो रहीम, क्या काम है? बाबर चाचा, मेरी मदद करो। इतनी रात में अब तुझे मुझसे क्या काम पड़ गया? बाबर चाचा, सेठ ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पास रहने को भी कोई जगह नहीं है। आप मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे सकते हो? ना भाई ना, मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता। मेरा तो खुद का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। अब भला एक अनाथ बच्चे को कैसे पालूंगा? तेरे दादाजी को पहले सोचना चाहिए था जब वो उस सेठ से नकली नोट उधार ले आया। बाबर चाचा, आप दादाजी के बारे में ऐसा मत कहो। उनके साथ तो खुद छल हो गया था। अब तो वो इस संसार में भी नहीं रहे। और वैसे भी आपकी तो उनसे कितनी अच्छी दोस्ती थी। मैं विनती करता हूँ, मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दे। बस बहुत हुआ। दोस्ती अपनी जगह, पर मैं कभी भी एक अनाथ का बोझ नहीं उठा सकता। चल अब भाग जा यहाँ से। उस रात रहीम गांव में सबसे मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। रहीम उस सर्दी में कांपते हुए नदी के किनारे पहुंचता है। अब इतनी ठंड में कहाँ जाऊँ? मुझे बहुत सर्दी लग रही है। दादाजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? रहीम अभी सर्दी से कांप रहा था कि अचानक उसे नदी के उस पार एक आवाज सुनाई दी। क्या कोई है? कोई है? मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगा। कोई है? मेरी मदद करो। अरे ये किसकी आवाज है? लगता है यहाँ कोई है जिसे मदद की जरूरत है। रहीम उस आवाज का पीछा करते हुए नदी के उस पार पहुंचा, जहां एक भालू का बच्चा जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा हुआ था। तुम कौन हो और ये चोट कैसे आई? मेरा नाम जुगनू है। कल एक शेर ने हमारे परिवार पर हमला किया और मेरे माता पिता को खा लिया। मैं बहुत मुश्किल से उससे बचकर भागा हूँ। अब इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मेरा बहुत खून बह चुका है। अगर मरहम पट्टी ना की गई तो मैं मर जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ ना होने दूंगा। अच्छा, तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे जख्म पर अपनी कमीज बांध देता हूँ। ये ले लो, अब इस जख्म से खून नहीं आएगा। कमीज बांधने के बाद उस भालू को कुछ आराम मिला था, मगर रहीम को सर्दी और ज्यादा लगने लगी थी। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें तो और ज्यादा ठंड लग रही है। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। अभी तुम्हारी जान बचाना सबसे अहम था। चलो यहाँ से, हो सकता है कोई हमारी मदद कर दे। इतना कहकर रहीम भालू के बच्चे जुगनू को उठाकर आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक पुरानी झोपड़ी पर पड़ती है। वो देखो, उस झोपड़ी से रोशनी आ रही है। लगता है कोई वहाँ है। जल्दी चलो, हम वहाँ जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो। फिर वो दोनों उस झोपड़ी में जाते हैं। अरे यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, यहाँ तो कोई नहीं है, पर ये झोपड़ी गर्म है। और ये देखो, यहाँ पर खाना भी पड़ा है। मुझे तो बड़े जोरों की भूख लग रही है। चलो जल्दी से खा लेते हैं। हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। ऐसा करते हैं, हम आज रात यहीं पर रुक जाते हैं। फिर रहीम और वो भालू दोनों पेट भरकर खाना खा लेते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त,
तुमने मेरी जान बचाई। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम रात के समय इस नदी किनारे अकेले क्या कर रहे थे? भालू के पूछने पर रहीम उसे जवाब देता है और अपने बारे में सब कुछ बता देता है। अरे अरे, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। वैसे सच में तुम्हारा दुख सुनकर मेरा दिल टूट गया है। ऐसे निर्दयी लोग इस संसार में कैसे हो सकते हैं? कोई बात नहीं, शायद ये सब मेरे भाग्य में लिखा था। पर देखो ना, अब मैं अकेला नहीं हूँ, तुम तो मेरे साथ हो ना। हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर वो दोनों इस झोपड़ी में खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। अगले दिन गांव में अचानक से बर्फबारी का तूफान आ गया। सभी लोग परेशान हो गए। उस बर्फ के कारण कोई अपने घरों से नहीं निकल सकता था। सारे खेत उस बर्फबारी के तूफान से खराब हो चुके थे। लोग खाने को तरसने लगे। इस सख्त सर्दी में इस बर्फानी तूफान ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। अल्लाह, लगता है हमारे गांव पर किसी आत्मा ने शराब भेजा है, तभी तो ये बर्फबारी का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब गांव वाले ठंड और भूख से मर जाएंगे। हमें अभी मौलवी जी के पास जाना होगा, अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। फिर सब गांव वाले मौलवी जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। ये सब तुम लोगों के पापों के कारण हुआ है। तुम लोगों ने एक अनाथ बच्चे की मदद करने से मना किया था, इसीलिए तुम लोगों के साथ ये सब हो रहा है। मौलवी जी, हमसे गलती हो गई है, पर अब हम क्या करें? तुम लोगों को रहीम को तलाश करना होगा और उससे स्वयं माफी मांगनी होगी। पर हम उसे कहाँ ढूंढे? वो तो यहाँ कहीं भी नहीं है। ये काम तो तुम लोगों का है, मैं कुछ नहीं जानता। अब चले जाओ यहाँ से। मौलवी जी ये कहकर वहाँ से चल पड़े। उधर रहीम और भालू अब दोनों उस झोपड़ी में बड़े मजे से एक साथ रह रहे थे। तभी वहाँ पर मौलवी जी आ जाते हैं। हमें क्षमा कर दे मौलवी साहब, हम बस कुछ समय के लिए ही आपकी झोंपड़ी में रहने आए थे। बस अभी चले जाएंगे यहाँ से। चलो जुगनू, चलते हैं यहाँ से। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए तुम दोनों जब तक चाहो यहाँ आराम से रह सकते हो। क्या सच में मौलवी जी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम दोनों आपके आभारी हैं। दूसरी ओर सेठ और बाकी गांव वाले रहीम को हर जगह ढूंढ रहे थे। अरे भाई, सुबह से रात हो गई पर अभी तक रहीम हमें कहीं नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? हाँ सेठ जी, मैंने भी उसे हर जगह तलाश किया, लेकिन रहीम कहीं नहीं मिला। अब बस नदी के किनारे एक पुरानी झोंपड़ी ही बची है, शायद रहीम वहीं हो। हाँ हाँ हाँ, चलो वहाँ चलकर देखते हैं, चलो। और फिर वो सब नदी के किनारे उस झोपड़ी में जाते हैं जहाँ रहीम मौलवी जी के साथ रहता है। रहीम बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। बेटा मुझे माफ कर दे, बेटा माफ कर दे, मैं तुझसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। हाँ रहीम बेटा, मुझे भी माफ कर दे। तू उस रात मेरे पास कितनी आशा से आया था, पर मैंने कठोर बनकर तुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दे बेटा। फिर गांव वाले रहीम को उस बर्फ के तूफान से होने वाली तबाही और अनर्थ के बारे में बताते हैं। तुम लोगों ने रहीम के साथ जो किया, उसके मुकाबले में ये सजा तो कुछ भी नहीं है। अभी तो केवल ये बर्फ का तूफान आया है। मैं तुमसे इसका पूरा बदला लूंगा। कुछ ही समय में तुम लोगों पर आसमान से पत्थर भी गिरने लगेंगे। बदला? गांव में जो बर्फ का तूफान आया है, वो किसी और ने नहीं बल्कि मैंने किया है। गलत बात है जुगनू, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत है। पर क्यों? इन लोगों ने भी तो तुम्हारे साथ अन्याय किया है। देखो जुगनू, अगर हम भी उनकी तरह गलत करेंगे तो उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा। इसीलिए मैंने तुम सबको माफ कर दिया। कोई बात नहीं,
अरे वाह बच्चे, तुम तो बहुत दयालु हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है और तुम सबको शर्म आनी चाहिए। तुमने एक अनाथ बच्चे को ठंडी रात में अकेला छोड़ दिया, लेकिन आज वही बच्चा तुम सबके साथ कितना अच्छा रवैया रख रहा है। थोड़ी शर्म करो। जी मौलवी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है। आज के बाद कोई भी अनाथ बच्चा अकेला नहीं रहेगा। हम सब गांव वाले मिलकर रहीम का ख्याल रखेंगे। रहीम बेटा, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारे दादाजी का घर वापस तुम्हें दे रहा हूँ। चलो अपना घर अब ले लो बेटा, वहीं रहो। और फिर रहीम के माफ करने के बाद जुगनू अपनी शक्ति से उस पर फानी तूफान को खत्म कर देता है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। वहीं रहीम जुगनू के साथ अपने दादाजी के घर खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स दूसरों पर रहम नहीं करता, अल्लाह ताला भी उस पर रहम नहीं करता।